a/2 ये t सेकंड में चली गई दूरी है। t होता है एस टी बराबर होता है u प्लस a/2 ये t सेकंड में चली गई दूरी है। t सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है एस टी बराबर u प्लस a/2 जब 10वां सेकंड, 5वां सेकंड, 8वां सेकंड, 7वां सेकंड, 6वां सेकंड इस प्रकार का कोई सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को जो है ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, 10वें सेकंड में इसका मतलब t बराबर 10, यहाँ पर टाइम t बराबर कितना दिया गया, t बराबर 10 सेकंड दिया गया। 10वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए, u का मान 0 है, प्रारंभिक वेग 0। जल्दी से सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करें जल्दी से। 10वें सेकंड, 5वें सेकंड, 8वें सेकंड इसका मतलब विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र लगाना है। एस टी बराबर u प्लस a/2 2t-1 a/2 a का मतलब कितना, a का मतलब 10, 10/2 कितना आएगा 5, 2t 2 गुणे 10, t का मान 10 माइनस 1, 2 दाम 20, 20 में से घटा तो 19, 5 गुणे 19, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95 मीटर। कितना आएगा आंसर 95 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व जरूर करना। t में सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र ये होता है एस टी बराबर u प्लस a/2 2t-1। इसी सूत्र में रखिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यहां पर एक सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। दोलन का आवर्तकाल, तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है 2π√L/g। t बराबर 2π√L/g होता है। सेकंड लोलक का पृथ्वी के सतह पर आवर्तकाल जानते हो कितना सेकंड होता है 2 सेकंड होता है। पृथ्वी के सतह पर सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड होता है। अब देखो यहाँ पर आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। g का मान 1/9 है। देखो कह रहा ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सापेक्ष 1/9 है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर 1/√1/9 तो कितना हो जाएगा 1/1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल कितना हो जाएगा 3 गुना। अगर g का मान 1/9 करोगे तो 1/3 और 3 ऊपर जाएगा तो आवर्तकाल तिगुना हो जाएगा। वहां पृथ्वी के सतह पर आवर्तकाल कितना था 2 सेकंड, तो उस जगह पर जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/9 है यानी g/9 है, वहां पर आवर्तकाल तिगुना मतलब 2 का 3 गुना कितना होगा 6, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक सभी को क्लियर है। 6 सेकंड होगा, 6 सेकंड। फिर से एक बात समझ लो, सेकंड लोलक लिखा है, इसका मतलब आवर्तकाल 2 सेकंड दिया गया है। ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, मतलब g का मान 1/9 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होता, 9 का वर्गमूल 3, 3 ऊपर चला गया, आवर्तकाल 3 गुना हो गया। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर था कितना 2 सेकंड। कैसे पता चला सेकंड लोलक से। अब वहां पर उस ग्रह पर कितना हो जाएगा 3 गुना आवर्तकाल हो जाएगा, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इस बार आपकी एग्जाम में आ सकता है, यूपी कैडेट में क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे आपको पता है सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। अब g का मान g/9 हो गया, तो g/9 हो गया 1/9 का वर्गमूल 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तिगुना आवर्तकाल हो जाएगा, तो 2 का 3 गुना कितना होगा 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड होगा। ठीक है, यूपी कैडेट का पेपर कुछ ऐसे ही बनने वाला है इस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है।
सेल्सियस पैमाने में यहाँ अंतर कितना होगा। अब ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि डिग्री सेंटीग्रेड का मान दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड का मान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बताएं, है ना। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा सोचने का मतलब उनके पास ये फार्मूला दिमाग में आएगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये तुरंत दिमाग में हिट करेगा। C का मान तुरंत रखेंगे 45 रखेंगे, 45/5 बराबर F माइनस 32/9, है ना। 5 × 5 5 9 45, यहाँ 9 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर F माइनस 32/9। 9 × 9 81 बराबर F माइनस 32। आगे 32 इधर हो जाएगा, 81 + 32 बराबर F 2 1 3 और 8 3 11 113 आ गया। 2 1 3 8 3 11 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन 113 कहीं लिखा ही नहीं। प्रोसेस तो यही है कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड हाँ 1 मिनट 45 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया, इसका मतलब यहां रखना है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया। ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता और डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना होता तो ऐसा कर देते, है ना। तो ये सोल्यूशन है नहीं इसका, ये सोल्यूशन नहीं है इसका। यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया तो क्या करोगे, वही फार्मूला लगाओ, C/5 बराबर क्या हो जाएगा F माइनस 32, F माइनस 32/9, F माइनस 32/9 हो जाएगा। यहाँ पर F का मान दिया गया, F का मान 45, ये हो जाएगा 45 माइनस 32/9, 45 माइनस 32/9, 45 यहाँ रखो माइनस 32/9 हो जाएगा और ये C/5 हो जाएगा, C/5 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, C/5 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाओगे 3, ठीक है, और 4 में से 3 घटाओगे कितना होगा 1 होगा, बटे 19 हो जाएगा, तो सॉरी 9 हो जाएगा। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 13 × 5 65 बटे कितना होगा 9, ठीक है 65/9। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा, 65/9, ठीक है। जब डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया हो, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना हो, यही सूत्र लगाएंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना, यही सूत्र लगाएंगे। लेकिन ऐसे कोई काम नहीं चलेगा, ऐसे कहीं से कोई भी आंसर नहीं आ रहा, आंसर आ रहा नहीं आ रहा, एक भी उत्तर नहीं दिख रहा। तब आप क्या करोगे, जब उत्तर नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिमाग लगाना है, जब यहाँ पर परिवर्तन दिया गया हो, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है और कह रहा सेल्सियस पैमाने में यह अंतर कितना होगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको परिभाषा लगानी पड़ेगी। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड का जो पैमाना होता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट का पैमाना है। देखो इसका डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर बिंदु 0 पर होता है, अपर बिंदु 100 पर होता है और इनके बीच 100 निशान होते हैं। कितने निशान होते हैं, ये 100 निशान होते हैं। यहाँ पर ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। इनके बीच निशान कितने होते हैं 180। यहाँ पर कितने निशान होंगे, यहाँ पर 180 खाने होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 के बराबर, तो डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भाग डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भाग डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 180 भाग किसके, डिग्री फ़ारेनहाइट के, 180 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट के। मतलब 100 निशान, उतनी ही दूरी में इसके 100 निशान है और उतनी ही दूरी में इसके 180 निशान है। उतनी ही दूरी में, ध्यान दो, 100 निशान है और उतने ही दूरी में इसके 180 निशान है। तो डिग्री सेंटीग्रेड के 100 भागों का मान डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 भाग के मान के बराबर होगा। तो यहां से ध्यान देना, जब 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इतने के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट का एक भाग, जब एक भाग डिग्री फ़ारेनहाइट का बराबर हो जाएगा 100/180, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालोगे इसके नीचे आ जाएगा
अगर एक भाग में परिवर्तन होगा, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट के एक भाग में परिवर्तन होगा तो डिग्री सेंटीग्रेड के 100/180 भाग में परिवर्तन होगा। 100 भाग 180 के बराबर, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर? 100/180 के बराबर। अब कितने का बताना है? 45 का। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का बताना है। तो क्या हो जाएगा? यहां से 0 से 0 कट गया। 45 गुणे 10/18, 10/18 तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 बचे 45, 9 दूना 18, 9 बचे 45, 2 1 2, 2 पंचे 10, 5 × 5 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन आएगा इसका डी। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी हम बता दें, अगर किसी वस्तु के ताप में वृद्धि, कमी, परिवर्तन, ध्यान दो, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि, कमी, परिवर्तन किसी एक पैमाने में दिया हो और दूसरे पैमाने में वही परिवर्तन, वही वृद्धि, वही कमी बताना हो, तो आप संबंध न लगाना। C/5 बराबर F - 32/9 न लगाना। C/5 बराबर F - 32/9 नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ऐसा कहता किसी वस्तु का ताप इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसका मान डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए, तब तो आप बता लेते C/5 बराबर F - 32/9 से। लेकिन परिवर्तन, कान खोल के सुन लो, अगर ताप में परिवर्तन, ताप में वृद्धि, ताप में कमी दिया है एक पैमाने में और दूसरे पैमाने में बताना है, तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि लोअर और अपर बिंदु पता होना चाहिए। इसके 100 भाग इसके 180 भाग के बराबर होना चाहिए। इसका एक भाग 100/180 के भाग के बराबर होगा। 45 का अंतर जब होगा तो 45 गुणे 10/18 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसका आंसर होगा डी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत बढ़िया सवाल था, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट ये भी है। आप सभी समझते हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। आजकल का ट्रेंड बदल चुका है कि क्वेश्चन इसी तरीके से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो इसी प्रकार का। अब वो ये नहीं जानना चाहता है कि C/5 बराबर F - 32/9 आता है। वो ये जानना चाहता है कि आप बेसिक पता है कि नहीं कि लोअर बिंदु और अपर बिंदु कितना होता है। 100 भाग डिग्री का, डिग्री सेंटीग्रेड का, 180 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, तो 1 भाग डिग्री फ़ारेनहाइट का 100/180 भाग डिग्री सेंटीग्रेड का, तो 45 अगर वहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 45 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, इनको अच्छे से कर लेना सारे क्वेश्चंस, फिर बाद में ना हो कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। पहली बात, वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। इसे बिजली की यूनिट भी कहते हैं, इसे यूनिट भी कहते हैं। यूनिट, जो बिजली की यूनिट आप कहते हो, इतनी यूनिट बिजली आ गई। ठीक है, और इसमें 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान है ऑप्शन नंबर बी। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट पेपर था। अब की बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि बल को 4 गुना है ना, तथा तल के क्षेत्रफल को आधा, क्षेत्रफल ए को आधा, तो परिणामी दाब मतलब अंतिम दाब और प्रारंभिक दाब का अनुपात। ठीक है, पहले दाब मान लो P1, बाद का दाब मान लो P2। पहले दाब P1 बराबर हो जाएगा F/A, बाद का दाब P2 बराबर F की जगह 4F, बल को 4 गुना 4F, बल की जगह 4F,
दाब बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल। P बराबर F अपॉन A, P1 हो गया, बाद का दाब होगा 4 गुना बल कर दिया गया 4F, क्षेत्रफल को आधा A बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो बाद का दाब P2 बराबर 2 चौके 8, 8 F अपॉन A, और F अपॉन A क्या होता है, F अपॉन A P1 होता है, F अपॉन A P1, ये कितना हो जाएगा 8P1, 8P1 हो जाएगा। अब बाद का दाब बटे पहले का दाब, मतलब P2 बटे P1 बताना है, P2 बटे P1 बताना है, कितना आएगा 8, P2 बटे P1 बताना है, कितना हो जाएगा 8, 8:1, विकल्प नंबर डी। अब ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं कि दाब का सूत्र अब की बार पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता, लेकिन ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में कि पहले दाब P1 मान लो, बाद का दाब P2 मान लो, P1 बराबर F अपॉन A, P2 बराबर F की जगह 4F, क्योंकि 4 गुना क्षेत्रफल को आधा A/2, 2 ऊपर जाएगा 8 F अपॉन A, F अपॉन A को P1, बाद का मतलब परिणामी दाब है ना, परिणामी दाब मतलब अंतिम दाब, यहाँ पर अंतिम दाब और प्रारंभिक दाब का अनुपात, अंतिम दाब P2 और प्रारंभिक दाब का अनुपात P2 अपॉन P1, यहाँ पर 8:1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6वां सवाल देखते हैं हम लोग। SI पद्धति में न्यूटन सेकेंड इकाई है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, हमने बताया था संवेग का भी होता है और बल का आवेग, बल का आवेग इसको अंग्रेजी में जब आप पेपर में देखोगे तो इंग्लिश मीडियम भी पेपर आता है, इम्पल्स लिखा रहता है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स लिखा रहता है, एग्जाम में मिलेगा लिखा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, घबराने की जरूरत नहीं है। बल का आवेग और संवेग दोनों का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, सी विकल्प सही होगा। बल का आवेग या आवेग दोनों का एक ही मतलब होता है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, ये हम आप लोगों को कल थ्योरी पढ़ाएंगे इसका, वैसे है ना, कल यही टॉपिक चल रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी, वहां पर बताएंगे। दो वस्तुओं के संवेग समान है, संवेग T होता है, T लिखा है सेम, इनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, इनकी गतिज ऊर्जाएं k1 k2 हैं, तो गतिज ऊर्जा k2 बटे k1 का मान बताइए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र रेखीय संवेग के पदों में k बराबर होता है p² बटे 2m, p² बटे 2m। गतिज ऊर्जा k द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि रेखीय संवेग समान है। यहाँ पर k2 बटे k1, k2 बटे k1 क्या हो जाएगा, यहाँ k2 तो नीचे m2, यहाँ k2 तो नीचे m2, यहाँ k1 ऊपर m1, m1 अपान m2, k2 अपान k1, देखो उल्टा है, यहाँ 2 तो यहाँ 2, देखो यहाँ 1 तो ऊपर 1, m1 अपान m2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m1 अपान m2 हो जाएगा, m1 अपान m2। k2 अपान k1 पूछा गया है, दूसरे वस्तु की गतिज ऊर्जा बटे पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा, m1 बटे m2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सिमोन कुमार, कोई बात नहीं बेटा, सही कर लेना, ऐप में हो सकता है बाय डिफॉल्ट जो है गलत टिक हो गया हो, है ना, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से आप लोग, इसीलिए हमने कहा है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन में देख लेंगे, वैसे उसमें करेक्शन करा देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपडेट करा देंगे, आपका रिजल्ट उसी हिसाब से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है, द्रव्यमान दिया गया 100 ग्राम, 100 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है, 100 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है, विशिष्ट उष्मा S 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो उसकी उष्माधारिता बताइए। उष्माधारिता क्या है, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, उष्माधारिता कहते हैं। उष्माधारिता क्या है,
किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उष्माधारिता कहलाती है। उष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा। द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा, द्रव्यमान को विशिष्ट उष्मा से गुणा कर दो तो 100 गुणे 0.11 कर दो तो 100 को 0.11 से गुणा करो, ये नीचे आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। 11 तो लिखा है यहाँ कैलोरी, लेकिन पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा है। 11 कैलोरी तो है लेकिन पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, इसलिए उत्तर ये ना होकर के डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, इसका उत्तर नोट कर लेना। 11 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, अगर यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता तो सी आता, नहीं तो इसका उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रॉपर डिस्कशन देख लेना टेस्ट का, है ना। टेस्ट से बहुत लाभ होने वाला है। बहुत सारे लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सी ना बताइए भाई। यहां पर देखो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, यहाँ कैलोरी लिखा है, बहुत लोगों का गलत हो गया होगा, ये सी नहीं होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है, उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, तो ये शुरुआत में ही हमने पढ़ाया था, जो शुरुआत से जुड़े हैं उनको पता होगा, और जो अभी जुड़े हैं उनको 30 लेक्चर दे दिए गए हैं, वो 30 लेक्चर क्लियर कर ले सभी लोग। ये दो समतल दर्पण है, एक दूसरे पर थीटा कोण पर झुके हैं, इनके बीच कोई वस्तु रखी गई है, इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 को थीटा से भाग देते हैं। भाग देने पर अगर सम संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या 1 कम कर देंगे, जितना भाग देने पर आएगा उससे 1 माइनस कर देंगे। 360 को 60 से भाग दे दो, 360 को 60 से भाग दे दो, ये कट जाएगा, 6 1 6 6 36, 6 आएगा। 6 एक सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या 1 घटा देना, 6 में से घटा दो, कितना आएगा, 5। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब 360 अंश को थीटा से भाग देने के बाद सम संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या 1 घटा के उत्तर देना, है ना। और जब ध्यान दें आप सभी लोग, 360 अंश बटे थीटा अगर विषम संख्या आए, ये n होता है, अगर ये विषम आए तो ध्यान रखना, अगर सवाल में लिखा होगा सममित स्थिति, क्या लिखा होगा, सममित स्थिति, सममित स्थिति अगर लिखा है, सममित स्थिति, तो प्रतिबिंबों की संख्या 1 घटा देना, n-1। और अगर कुछ नहीं लिखा है या असममित लिखा है, असममित लिखा है, असममित, तो प्रतिबिंबों की संख्या वही आंसर आएगा। जब असममित होगा या कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या वही आएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। जब जो है सम संख्या हो तो हमेशा 1 घटाना होता है। विषम आए, 360 को थीटा से भाग देने पर विषम की कंडीशन आए तो कब घटाएंगे, जब सममित स्थिति वस्तु की होगी, और कब नहीं घटाएंगे, कब वही आंसर होगा, जब कुछ ना लिखा हो या असममित लिखा हो। इसका विकल्प नंबर सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 10 देखते हैं। ऋतिक सिंह, कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए तो ये सब कराया जा रहा, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसमें 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। जूल भी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। न्यूटन मीटर भी होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। लेकिन ये जो मेगावाट है ये शक्ति का मात्रक होता है, ये पावर का होता है, और 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक पहला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, है ना।
दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समयों का अनुपात। अभी हमने बताया था थोड़े दिन पहले, यदि किसी वस्तु को धरातल से, ग्राउंड से H हाइट से ड्रॉप करते हैं, H ऊंचाई से छोड़ते हैं, तो उसे ग्राउंड तक पहुंचने में लगा समय T बराबर होता है √2h/g। T बराबर √2h/g। इसका मतलब समय डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई से आप ड्रॉप किए हो। T समानुपाती वर्गमूल h, T समानुपाती वर्गमूल h, तो T1/T2, T1/T2। पहले वस्तु को H1 हाइट से, दूसरे वस्तु को H2 हाइट से, पहले वस्तु के द्वारा लिया गया समय T1, दूसरे वस्तु के द्वारा लिया गया समय T2, तो T1/T2 बराबर √H1/H2, √ का H1/H2। इसका विकल्प नंबर ए होगा √H1/H2। ये भी हमने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, T बराबर √2h/g होता है। T समानुपाती वर्गमूल h होगा। T1 वहां H1, T2 यहाँ H2, T1/T2 √H1/√H2 हो जाएगा विकल्प नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक, कल ही बताया था, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग होता है? 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है, ध्यान देना। ठीक है, हार्स पावर शक्ति का मात्रक होता है, एचपी शक्ति का मात्रक होता है, ये पावर की इकाई है। और 1 एचपी में, 1 एचपी में क्या होता है? 746 वाट होता है, ये भी नोट कर लेना। 1 एचपी में 746 वाट होता है। जूल और न्यूटन मीटर दोनों कार्य के एसआई मात्रक हैं। ठीक है, तो ये सीजीएस हो जाएगा सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, सी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अगला सवाल बताइए सभी लोग, अगला सवाल बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड पेंडुलम की लंबाई उस स्थान पर बताइए जहां पर वृत्तीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। सेकेंड पेंडुलम के धागे की लंबाई उस प्लेस पर बताइए जहां पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। इसका मतलब पृथ्वी के सतह पर ही तो होता है। कहां पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है? तो पृथ्वी की सतह पर। कह रहा उस जगह सेकेंड लोलक की लंबाई बताइए जहां पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहां होता है? पृथ्वी के सतह पर। तो पृथ्वी के सतह पर हमने बताया था धागे की लंबाई होती है 99.3 सेंटीमीटर, यह लगभग 1 मीटर होता है। इसको अगर मीटर में बदलो तो 100 से भाग दे दो, तो 99.3 को 100 से भाग दे दो, कितना आएगा? 0.993 इतने मीटर। अगर मीटर की बात करेंगे 0.993 मीटर, इससे मिलता जुलता कौन सा है? डी ऑप्शन, 0.994 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थ की सतह पर इतना होता है। ठीक है, 0.997 नहीं होगा। अर्पित यादव गलत बता रहे हो आप, है ना? 99.3 सेंटीमीटर बताया था, 100 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा। तो लगभग मिलता जुलता कौन सा है यहां पर? ये ऑप्शन होगा, है ना? अब ये ना टिक कर देना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 99.3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 125 मीटर तक जाकर, देखो ध्यान से, यहां से कोई वस्तु 125 मीटर तक जाकर, 125 मीटर तक जाकर वापस प्रेक्षण स्थान पर 5 सेकंड के उपरांत आती है। मतलब यहां से गई और वापस वहीं आ गई, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। वस्तु का औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन अभी हमने कराया था पिछले टेस्ट में आप लोगों को, अगर याद हो, है ना? आपकी किताब का सवाल था पीछे का, तो वहां पर उसमें उत्तर गलत दिया था, पहला ऑप्शन। ठीक है, हमने बताया भी था, वही क्वेश्चन यहां पर भी है। कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। उसी प्रकार का ये भी सवाल है भाई, अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे 125 मीटर गई और 125 मीटर वापस आ जाए, जहां से चले वस्तु वहीं वापस आ जाए, विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 अपॉन समथिंग बराबर क्या होगा? 0।
जीरो की किसी संख्या से भाग देंगे जीरो। औसत वेग पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, औसत वेग होगा जीरो, औसत वेग होगा जीरो। सी ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी विकल्प होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक एक क्वेश्चन जितना टेस्ट कराया जा रहा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। सारे टेस्ट लगभग आप देखो 17 टेस्ट हो रहे हैं। 17 का मतलब 8 नंबर से शुरू है ना। आप समझ रहे होंगे कितने आपको क्वेश्चन एडिशनल मिल रहे हैं। एक टेस्ट में कम से कम 200 क्वेश्चन तो है ही है। 200 को 3 से गुणा कर दो, ठीक है, 600 क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं। तो आप समझिए अगर आप पेपर तक 15 पेपर भी कर लेंगे, 15 पेपर और 15 दूना 3000 क्वेश्चन ये हो गया। उसके आधार पर 3 गुना 9000 प्रश्न होंगे। 9000 प्रश्न में क्या आपको 100 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका अनुभव होगा 20, 25, 30 क्वेश्चन और करने का। तो आपका सीएसएम में सिलेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे, है ना। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, द्रव्यमान m बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है, 10 न्यूटन का बल, बल F बराबर दिया गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल 3 सेकेंड तक, T बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक काम करता है, ठीक है, 3 सेकेंड तक काम करता है। वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी, वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी यदि प्रारंभ में वह स्थिर हो, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग बताइए। प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग बताइए। सबसे पहला पॉइंट, द्रव्यमान और बल दिया गया, त्वरण निकाल लो। द्रव्यमान और बल दिया गया, त्वरण निकाल लो। यह बराबर ma के बारे में खूब बता दिया हमने। त्वरण a बराबर हो जाएगा F/m होगा। F का मतलब 10, F का मतलब 10, m का मतलब 2, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। अब त्वरण का भी सूत्र पिछले चैप्टर में बताया था, v माइनस u/t। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या किया, क्या लिखा, प्रारंभ में वहां स्थिर है, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग कितना प्राप्त करेगी। बल दिया गया 10 न्यूटन, m का मान 2, बल और द्रव्यमान दिया गया, त्वरण निकाल लो a बराबर F/m से। अब v बताना, u दिया गया, त्वरण a बराबर होता v माइनस u/t, v माइनस u/t। यहां से a का मान कितना, 5 बराबर v, पता करना u 0 कर दो, t का मान 3 सेकेंड, 3 लिख दो, 3 × 15, v बराबर कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। विकल्प नंबर ए। जितने लोगों ने ये बताया बिल्कुल सही है, 15 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। आसान सवाल रहा यहाँ पर। पहले द्रव्यमान और बल दिया गया था, त्वरण निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद समय दिया है, फिर प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग बताना है। पहले त्वरण निकाला, फिर a बराबर v माइनस u/t कर दिया, तो अंतिम वेग भी पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जड़ता, जड़ता मतलब जड़त्व, सबसे ज्यादा जड़त्व किसमें है। हमने बताया था किसी वस्तु के द्रव्य की माप को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। सबसे अधिक जड़ता या जड़त्व की प्रॉपर्टी मतलब गुण किसमें है, एक कार में है कि एक ट्रक में है कि एक रिक्शा में है, एक साइकिल में है, किसके पास जड़त्व का गुण ज्यादा है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसमें जड़त्व का गुण ज्यादा। जड़त्व हमने आपको पढ़ाया है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। तो इन चारों चीजों में ट्रक भारी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए इसकी जड़ता ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 17 नंबर। 1 न्यूटन का बल सीजीएस यूनिट में किसके बराबर होगा। एक सीजीएस में डाइन होता है, सीजीएस में क्या होता है, डाइन। सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है, डाइन। और 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन में कितने डाइन ये पूछा गया। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन।
सबको पता है, ये हमने पढ़ाया था। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय संवेग का मात्रक बताया था, रेखीय संवेग सदिश राशि है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, ठीक है। अब समस्या क्रिएट हो गई। समस्या क्रिएट ये हुई कि जैसे ये द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, सूत्र पहले m इंटू वी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। अब वेग का होता मीटर प्रति सेकेंड, होता है कि नहीं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या इसे न्यूटन सेकेंड कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसे न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। अब विकल्प देखो, विकल्प ए में न्यूटन सेकेंड लिखा, विकल्प ए में न्यूटन सेकेंड लिखा, अब विकल्प डी में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ। हमने ये नहीं बताया है कि रेखीय संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, हमने ये बताया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसे न्यूटन सेकेंड कह सकते हैं, जिसे न्यूटन सेकेंड। अब ये डिस्टर्ब करने के लिए यहां पर एग्जाम में दिया जाएगा, यूपी कैडेट में, समझ गए बात की नहीं, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो न्यूटन सेकेंड, जैसे कार्य का मात्रक पूछता है, पहला ऑप्शन कहता है जूल और चौथा ऑप्शन कहता है न्यूटन मीटर। अब जूल न टिक करना, न्यूटन मीटर टिक करना, समझ गए बात की नहीं, क्योंकि कार्य के सूत्र से न्यूटन मीटर आता है, पहले न्यूटन मीटर आता है जिसे जूल कहते हैं। ऐसे पहले किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आता है जिसे न्यूटन सेकंड कहते हैं, ये पहले आता है, ये बाद में आता है। इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा, यहाँ पर आंसर ए और डी दोनों सही है। अगर ये ना होता तो ये सही होता, लेकिन ये है तो डी ऑप्शन सही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इसी तरीके से होंगे, कंफ्यूजन वाले, ठीक है, ध्यान देना, कंपटीशन इसी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो जानते ही हो, पृथ्वी की सतह पर इतना होता है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, भार बदलता है। द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला से होता है, भार का मापन कमानीदार तुला से होता है, स्प्रिंग तुला से होता है। द्रव्यमान को कहीं पहुंचा दो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है तो 10 ही किलोग्राम द्रव्यमान की रहेगी। तो अगर पृथ्वी की सतह पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 10 किलोग्राम ही रहेगा। विकल्प नंबर डी होगा, विकल्प नंबर डी होगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य ध्वनि आवृत्ति जिसे सुन सकता है, देखो यहां पर सुनने वाली जो आवृत्ति होती है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग, जो श्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ये श्रव्य तरंग होती है। दूसरा एक होता है अपश्रव्य, एक होता बच्चों अपश्रव्य, जिसको सुना नहीं जा सकता, ठीक है, अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, अपश्रव्य जो होता 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है। और एक तीसरा होता प्राश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, प्राश्रव्य होता है, प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक होता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति जो होती है। ये दोनों ध्वनियों को मनुष्य सुन नहीं सकता, ना तो श्रव्य को, ना तो अपश्रव्य को, ना तो प्राश्रव्य को, ना तो अपश्रव्य को। इंफ्रासोनिक इसको कहते हैं, अल्ट्रासोनिक इसको कहते हैं, इंफ्रासोनिक इसको कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। इन दोनों को मनुष्य सुन नहीं सकता। अपश्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, प्राश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। श्रव्य जिसे सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच कौन सा है, ऑप्शन यही है 1000 हर्ट्ज, ठीक है। ये तो किलो हर्ट्ज में, के मतलब किलो, एम मतलब मेगा, मेगा मतलब 10 की घात 6 और किलो मतलब 10 की घात 3 है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, इनको नहीं सुना जा सकता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, विकल्प नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते चलना, ये नहीं कि आंसर टिक करते जाओ, ऐसा नहीं है, एक एक प्रॉपर सोल्यूशन नोट करो। और आपको हम दे देंगे इसका पेपर दे देंगे, उसका प्रिंट आउट निकालना, इसके बाद पुनः फिर से अभ्यास करना ओएमआर सीट में भर करके देखो कितना आपको आता है।
कितना आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भवन की नींव बुनियाद, भवन की नींव यानी बुनियाद दीवार से चौड़ी बनाई जाती है। जो बुनियाद होती है वो चौड़ी होती है और दीवार जो होती है पतली होती है। ऐसा क्यों किया जाता? चौड़ा बनाने का मतलब है कि एरिया बढ़ाना। चौड़ा बनाने का मतलब होता है एरिया बढ़ाना। ये भी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है। जब चौड़ा बनाया जाएगा तो एरिया क्या होगी? ज्यादा, और जब एरिया यहां पर ज्यादा होगी तो दाब क्या होगा? कम, जिससे भवन द्वारा धरातल पर पड़ने वाला दाब कम हो। विकल्प नंबर ए। ठीक है, जिससे भवन द्वारा धरातल पर पड़ने वाला दाब कम हो। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए विकल्प। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप फिजिक्स में देख रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना। ठीक है, आज का पेपर कैसा रहा फिजिक्स का? ठीक है, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी नहीं, अभी जो है केमिस्ट्री भी देख लो फिर बताना कि कैसा रहा। ठीक है, आसान है कि नहीं, सही है। ठीक है, चलो, एक वास्तविक एवं आकार से बड़ी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव छोटा, ये सदैव छोटा बनाएगा, छोटा और आभासीय, है ना, छोटा आभासीय। समतल बराबर बनाता है, हमेशा बराबर और सीधा बनाता है। अवतल दर्पण हर प्रकार का इमेज बनाता है। अवतल दर्पण सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, बराबर, हर प्रकार का, है ना। ये अवतल दर्पण जो होता है इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको अभिसारी दर्पण, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, शुरुआत को के वीडियो जरूर देखिएगा। अभिसारी दर्पण कहते हैं, ये अभिसारी दर्पण होता है। यहाँ विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापने पर जल का क्वथनांक कितना होगा? देखो, अभी हमने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, जल का। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? अपर फिक्स पॉइंट होता है। ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होता है और अपर में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कहने का मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ये क्वथनांक होता है जल का। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है। इसके समतुल्य 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमने बताया सदैव आभासीय, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। सदैव आभासीय, सीधा, वस्तु के बराबर होता है। सीधा छोटा कोई मतलब नहीं है, ये सीधा बड़ा मतलब नहीं, उल्टा बनाएगा नहीं, सीधा और समान आकार का बनाएगा। डी विकल्प सही होगा इसका। ठीक है, 24 का डी, सीधा और समान आकार का बनाएगा, सेम साइज का। दो समतल दर्पण जो कि परस्पर समांतर रखे गए हैं, दो समतल दर्पण है बच्चों, ये परस्पर समांतर हैं। समांतर का मतलब इनके बीच का कोण 0 अंश है। समांतर का मतलब है इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। तो क्या करते हैं, 360 अंश बटे थीटा, थीटा का मान 0, समथिंग अपान 0, अनंत हो जाएगा। अनंत में से घटाओगे तब भी अनंत आएगा। तो लिखा समांतर है कि मध्य रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से, ठीक है, आप लोगों ने कितना किया, कितने आप लोगों के सही गए, बिल्कुल ईमानदारी से बताना। ठीक है, 25 में कितने सही गए हैं जल्दी बताना फटाफट। 25 में कितने कर पाए, बिल्कुल सही कितने हैं? पच्चीस में कितने कर पाए, कितने आपके सही हैं?
नवनीत शुक्ला, गोपाल पटेल के 16। बताइए भैया, जल्दी से बताइए फटाफट, कमेंट करके बताओ 25 में कितने सही गए आप लोगों के। ईमानदारी से कितने सही हैं? विकास पाल 21, शिवम कुमार 20, अमन सिंह 23, अजय, सत्यम 22, अभय 22। चलो बढ़िया, अगर ईमानदारी से किए हो तो अच्छा है ना, और ईमानदारी से नहीं किए हो तो भाई गलत है। जिनके जो है 15 क्वेश्चन भी सही हैं वो भी बढ़िया है, जिनके 15 सही हैं इस टेस्ट में उनके सही हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे क्रैश कोर्स के हैं 15 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन का काम अभी एग्जाम तक हम लोग करेंगे। 15 क्वेश्चन का काम हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, केमिस्ट्री का डिस्कशन। चलिए, किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, ग्राहम का नियम नोट कर लो, ग्राहम का विसरण संबंधी